आगे इसलिए जाएगा कि फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने का कारण क्या होगा कि ये प्रेशर डेवलप करेगा। कोई जैसे बीम आके टकराए, 90 डिग्री पे हिट करे तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे पहले प्रेशर आएगा और उस प्रेशर का एरिया में मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स बनेगा, और जब फोर्स बनेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें फोर्स ही निकालना है, मान लो मेरे को फोर्स ही निकालना है, डायरेक्ट फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालोगे? तो बच्चों फोर्स होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, न्यूटन्स लॉ, वेरी सिंपल। फोर्स इक्वल टू रेट चेंज इन मोमेंटम। अब ये देखो, ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टेंस आर है, ये फोटान आ रहा है, ये फोटान है, इसका मोमेंटम P इनिशियल बराबर m इंटू सी है, और टकराने के बाद ये फोटान बैक होगा, लौटेगा, और जब ये लौटेगा तो इसका फाइनल मोमेंटम r इंटू एम इंटू सी होगा। क्या होगा? r इंटू एम इंटू सी होगा। जैसे किसी बॉल को आप छोड़ते हो अर्थ पे, अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो लौटने का स्पीड v बराबर u होगा, और अगर वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिचुएशन है तो जब लौटेगा तो वो स्पीड v बराबर e इंटू यू होगा। यहाँ पे e का मान कुछ दे देगा, 1/2, 1/3। ऐसे ही अगर ये रिफ्लेक्टेंस r है तो बच्चों लाइट आएगा, मोमेंटम mc फोटान है, लेकिन लौटेगा तो उसका फोटान का मोमेंटम बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? r इंटू एम इंटू सी हो जाएगा। अब डेल्टा p आप निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो m इंटू सी, और ब्रैकेट में r प्लस 1। क्या लिखा? r प्लस 1। r प्लस 1 अच्छा नहीं लग रहा है, आएगा तो वही, लेकिन अच्छा बनाओ, 1 प्लस आर लिखो, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हो गया। अब m इंटू सी मोमेंटम है फोटान का, लेकिन हम लोग फोटान की एनर्जी से ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो बच्चों इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ m इंटू सी स्क्वायर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। अब एक काम और करो आप, m इंटू सी स्क्वायर अपान एरिया इंटू डेल्टा टी इंटू ए इंटू ए 1 प्लस आर, और बच्चों नीचे सी होगा ना। ये क्या लिखा है पढ़ो जरा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज द इंटेंसिटी आई ए 1 प्लस आर अपॉन सी, दिस इज द फोर्स ऑन द प्लेट। प्लेट पे कितना फोर्स आएगा? निकल गया, ये फोर्स आ गया। बच्चों जब फोर्स आ गया तो इसी के थोड़ा सा नीचे आप प्रेशर भी लिख लो। अगर प्रेशर पूछा जाए, रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर P बराबर लिखोगे फोर्स अपान एरिया ना, और ये वैल्यू हो जाएगा I अपान C और 1 प्लस R। दिस इज द रेडिएशन प्रेशर। लाइट की इंटेंसिटी दे दे और पूछे कि मिरर पे लाइट जब टकरा रही है तो कितना मिरर पे प्रेशर है, निकाल लोगे। लाइट टकरा रही है किसी आदमी के हेलमेट पर तो हेलमेट पे कितना प्रेशर है। लाइट कहीं भी टकरा रही है तो कितना प्रेशर डेवलप करेगा, निकाल सकते हैं आप।
अब ये न्यूमेरिकल को मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सब लोग रेडी हैं? चलो अब उस टॉपिक पे, सवाल पे चले जाओ। यहाँ पे मैंने लिखा है रिफ्लेक्टेंस R। अब आपके पास जगह है तो नीचे R बराबर 1 ले लो, वो तो जनरल इक्वेशन बना दिया। अब मैंने R बराबर 1 कर दिया। तो कैसा सरफेस है? 100% रिफ्लेक्टिंग। क्या लिखा जाएगा? 100% रिफ्लेक्टिंग। बच्चों आप हमें जब बताओगे कि इसको हटाना है तब मैं डिस्कशन शुरू करूँगा। तैयार हैं ना आप लोग? अब चलो देखो, तो सॉल्यूशन के पार्ट पे चलो फिर देखा जाए। अब जैसे पूछूंगा वही बता देना, आप ही बताना। ये इंटेंसिटी आई का बीम आके इस पे टकराया, जब टकराया तो इस पे इधर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब बताओ एफ का मान कितना होगा? फोर्स का मान ये है, यहाँ पे आर की जगह 1 रखना है, तो क्या आएगा? 2IA/c। इतना फोर्स लगा। बच्चों जब ये इतना फोर्स लगेगा तो ये मिरर ऐसे थोड़ी रहेगा जैसे है, उसका वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये मिरर ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उधर चला जाएगा। इधर कौन सा फोर्स लगा? वही जो अभी आपने बोला था, 2IA/c। इधर कौन सा फोर्स लगा? mg। ये एंगल कितना है? थीटा। टेंशन T। ये वाला कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। ये है थीटा। बच्चों T का कंपोनेंट, शाबाश, T cos थीटा। T का कंपोनेंट T sin थीटा। ओके, अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है? T sin थीटा इक्वल टू IA/c। T cos थीटा mg। ये दो इक्वेशन है। और बच्चों फर्स्ट बाई सेकंड करो, तब आपको मिलेगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू आ रहा 2IA/mg इंटू c। डिफ्लेक्शन आ गया। अब आप एक क्वेश्चन और करेंगे तो ये पार्ट यहाँ पे रोक दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद अब एक्सरे की बातें ही होंगी। सब लोग तैयार हैं बच्चों? चलो एक सवाल और लिख लो। हाँ, थोड़ा स्पीड प्लस करो। डिलीट कर दें। अब आप लोग प्रैक्टिकल अप्रोच आपका खुद का होना चाहिए, अपने से लगा लगा के आंसर बताते जाना। बच्चों सब लोग रेडी रहिए। अब देखो यहाँ पे ये मैंने कोन रखा है, कोन, ये कोन है। इस कोन का हाइट h है और रेडियस r है, स्मॉल r। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग है, 100% नहीं, 50%।
50% रिफ्लेक्टिंग है और इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है इंटेंसिटी आई का। पूछा है फाइंड असलरेशन ऑफ कोन, फाइंड असलरेशन ऑफ कोन। ड्यू टू इंसिडेंट लाइट, ड्यू टू इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी आई। बच्चों अगर इस पे कोन पर लाइट इंटेंसिटी आई इंसिडेंट किया जाए और सरफेस में दिखाया जा रहा 50% रिफ्लेक्टिंग, तो पूछा है कि इस कोन का असलरेशन क्या होगा जबकि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस। कोन का मास दिया होगा, लिखा नहीं है क्या? अच्छा लिख दीजिए, असलरेशन ऑफ कोन ऑफ मास m, acceleration of कोन ऑफ मास m, इसे मास m दे दो, मास m देगा। अब ये सवाल है acceleration ऑफ कोन ऑफ मास m ड्यू टू इंसिडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी I। आंसर कितने लोग बता सकोगे, जल्दी से बोलो। कई लोग पास आंसर है। बच्चों देखो इसका आंसर आएगा कैसे, इसमें कौन सा लॉ लगेगा, पास्कल लॉ। कौन सा लॉ? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है? अब सीखो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में ना ऐसे उल्टा पुल्टा बात आता है और उसको सीखो। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ होगा फोर्स बराबर प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। यही पास्कल लॉ है। प्रेशर में क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई करोगे। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन। आप कैसे क्रॉस सेक्शन एरिया जानोगे? उसका एक कॉन्सेप्ट सीख लो। आपको गॉस थ्योरम में भी ज़रूरत पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जिस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए उसको आप सामने रखो और उस पर पैरेलल बीम डालो और दीवार पे जैसा चित्र बने, जो भी फिगर बने, उसी का एरिया निकाल लो। जो भी ज्योमेट्री बने उसी का एरिया निकाल लो। वो क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अब अगर कोन है, कोन तो 3D है, अब उस पर आपने बीम डाला, पैरेलल बीम, तो दीवार पर एक इमेज बनेगा। आप इमेजिन करो कि कोन का इमेज दीवार पे कैसा बनेगा। वैसे ही बनेगा जैसे बोर्ड पे बना है। बोर्ड तो 2D है ना, तो 2D पे आपको कोन दिखेगा कि ट्रायंगल दिखेगा? तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रायंगल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रायंगल है। और प्रेशर क्या है? प्रेशर है I अपान C ना बच्चों, और 1 प्लस R इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो मेरे को लिखवाओ, R का मान क्या होगा? शाबाश शाबाश। एरिया, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, कट गया तो 3/2 हुआ, तो 3IRH, क्यों बच्चों, अपान 2C। और ये मेरे को मिला फोर्स फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू ma मास ऑफ द कोन इक्वल टू 3IRH अपान 2C। असलेशन आपको मिला 3IRH अपान 2 इंटू m इंटू C। अब आपको ये सवाल आएगा तो लगा लोगे। अब मान लो कि एक क्वेश्चन जल्दी से समझना है। एक स्फीयर है
उस पर लाइट बीम पड़ती है 100% रिफ्लेक्टिंग, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन माने डिस्क, पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर नहीं लेना, पाई आर स्क्वायर, और उसमें मल्टीप्लाई करोगे 2i/c। अगर 100% रिफ्लेक्टिंग है तब निकल जाएगा। अब इस टाइप का सवाल आता है पेपर में, कोई समस्या नहीं। क्यों बच्चों? चलो ये बात हो गई। एक पॉइंट और डिस्कस कर दें, बंद कर दें क्या आप? अच्छा एक बात बता के तब रोकेंगे। चलो ठीक है, ठीक है। अपना आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, जो पढ़ो सही से पढ़ो। हटा दिया जाए इस क्वेश्चन को। बस एक इंफॉर्मेशन और बच्चों, शांत। अब देखो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूविंग विथ स्पीड v। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ, और सब बच्चे इसको रटते हैं फार्मूला, और एग्जाम में आते आते भूल जाते हैं। उसी को डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूविंग विद स्पीड v। अगर बच्चों पार्टिकल का रेस्ट मास m0 है और वो चल रहा है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे कंसंट्रेट होके देखेंगे। तो अगर ये बॉडी चल रहा है तो वहाँ पे रेस्ट मास नहीं होगा, अब वहाँ पे डायनेमिक मास होगा। कौन सा मास ज़्यादा होता है, डायनामिक के रेस्ट? डायनामिक मास ज़्यादा होता है, मैकेनिक्स में पढ़ाया है। जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ये डायनामिक मास अगर हम निकालेंगे m का मान, तो m बराबर आएगा m0 रूट में 1 - v²/c², ये आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, m0 1 - v²/c² पावर -½ सही है। आइंस्टीन ने बताया था कि किसी भी बॉडी का अगर आपको मास पता चल जाए तो उसमें कुल कितनी एनर्जी है निकाल सकते हो। कुल कितनी एनर्जी, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, केमिकल हो, मैग्नेटिक हो, भी जितने तरह का हो, सब का कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है उसमें, हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अगर मेरे को लिखना है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो बच्चों एनर्जी E बराबर क्या लिखोगे, m × c²। ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। अब इसी में ना आप E का मान लिखवा दो, m0 c² 1 - v²c² -½ आप इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर क्या लिखोगे, m² c⁴ 1 - v²c² -1। सही है। अब इसको देखते रहो क्या लिख के आएगा। उसका बच्चों इधर पार्ट देखोगे। अब आप लिखोगे E² बराबर m² c⁴ और -1 अंदर ले आओ, 1 + v²/c²। E² बराबर m² c⁴ प्लस m0
एम नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ये एम वी का स्क्वायर है, ये हो गया पी स्क्वायर, ये हुआ सी स्क्वायर। पढ़ा है इक्वेशन? ये किताब में डायरेक्ट लिखा है, बच्चे रटते रटते जाते एग्जाम में भूल जाते हैं। और वहाँ पे आता है टिक करो रिलेटिविस्टिक एनर्जी कौन सा है। यही है, जब एक बार डेरिवेशन करे रहोगे तो लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए डेरिवेशन बिना किए मैं कोई रिजल्ट लिखता ही नहीं, सीधा नहीं लिखता हूँ, ऐसे आ जाता है। अब अगर मैं बोलूँ बच्चों फोटान के लिए, फॉर फोटान, तो फोटान के लिए ई बराबर क्या लिखोगे? जैसे मान लो फोटान लिख दिया जाए। अब फोटान किसे कहते हो भाई? जिसका रेस्ट मास 0 हो। हाँ, अगर पार्टिकल है तो रेस्ट मास लेना, और फोटान है तो रेस्ट मास 0 है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू सी। ई बराबर P इंटू सी। P माने मोमेंटम, M इंटू सी बराबर एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। ये तो पढ़ते हैं ना। अब आपको कोई भी पार्टिकल देगा और एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन पूछेगा तो दिस इज द सिंगल इक्वेशन इन योर बुक। आपको यही पढ़ना है, यही रटना है। तो आपको याद नहीं करना, आपको एक बार घर पे डेरिवेशन करना है। एक बार डेरिवेशन करोगे दिमाग में रहेगा, तो फिर कभी नहीं भूलेगा। तो बच्चों अब यहाँ पे एक सवाल मैं लिख दूं और आप उसको लगाते हुए घर चले जाएं। आखिरी सवाल, ये तो रिजल्ट है, ये तो आपको याद रहता है ना, एक क्वेश्चन भी लिख लो। हाँ, एक सवाल, जस्ट वन मिनट वेट इट। देखो एक प्रॉब्लम है, ये फोटान है, इधर जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट c से, ये फोटान है, इधर आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट c से, ये भी फोटान, ये भी फोटान। अब आपसे पूछा है कि इसकी रिलेटिव स्पीड क्या है? वी रिलेटिव। दूसरा सवाल है, देखो ये क्वेश्चन है, आपको लगाने के लिए लिखे जा रहे हैं, एक एक ऐसे लिखते जाओ। एक ये वाला पार्टिकल है और इसका मास m नॉट है और स्पीड c/4 से जा रहा है, और ये इसका भी मास m नॉट है और c/2 से आ रहा है। ये कोलिजन होगा। मास आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन कैसा है? इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक कोलिजन के बाद मास कितना होगा? दोनों मिल जाएगा। तो मास क्या 2m नॉट होगा, या 2m नॉट से ज़्यादा होगा या कम होगा? एक ही सवाल है कि इसमें कितना मास आएगा। तो बच्चों ऐसे ही बस 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, और आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम डिस्कस कर ही देंगे। और आज आपका ये पॉइंट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है स्टार्टिंग में एक्सरे एंड मैटर वेव। वो 2 ही घंटे का लेक्चर है पूरा, वो ख़त्म होगा तब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगा। आज आप फोटो इलेक्ट्रिक के सारे क्वेश्चन करना घर पे। ओके बच्चों।